तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं कि आज हम 7 बॉडीज के बारे में जानेंगे। क्यों जाने? अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में तो जानते हैं, क्यों जाने उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो हमारे पीएसएसएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हमारे पत्री सर ने दिया है और उनको कहते हैं 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट। तो 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप 7 बॉडीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाए। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप अपने ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। और आपका काम है मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करना। अगर आप लोगों को लगता है कि आप हमारे को सुन के काफी आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि यस यस नीता मैम बोलती हैं तो फॉरगिवनेस तो करना चाहिए। आप लोग कई बार सोचते हैं ना, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 1/10 है, 9/10 आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड से तो आपने सब चीजें समझ ली मेरे से। ग्रैटिट्यूड भी कल समझ लिया, फॉरगिवनेस भी समझ लिया, कर्म सिद्धांत भी समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। कॉन्शियस माइंड बिल्कुल राजी हो जाता है कि अब तो वही करेंगे जो अपन ने सुना है। कब तक? 1/10 वाला जो पार्ट है वो थोड़े दिनों के बाद अपने पैटर्न को तोड़ देगा और सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर आप वही पैटर्न को फॉलो करोगे कि मैं क्यों माफ करूं उसको, इतना सब कुछ बोलने के बाद क्या मेरे को माफ करना चाहिए। ये सब हम अपने आप को धोखा देते हैं। और सच्ची बता रही हूं, कोई दूसरा आदमी हमको कोई धोखा इतना नहीं देता जितना हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैं भी देती थी पहले बहुत, क्योंकि मास्किंग हम दूसरों के लिए नहीं पहनते हैं, अपने लिए भी बहुत पहनते हैं। प्रियंका दी, प्रियंका दी, इधर इधर प्रियंका दी, प्रियंका दी। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इन योर सेशन, समझे ना? हाँ बिल्कुल। तुम उधर उधर देख रहे हो, मुझे पसंद नहीं है ऐसे स्टूडेंट लोग इधर उधर घूमते रहे। ठीक ठीक, हाँ। तो मेरे कहने का ये कहना था कि अगर आप कितना भी मुझे सुन लीजिए, किसी और को भी सुन लीजिए, जब तक कि आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट नहीं डेवलप होगा, आप उस पैटर्न को नहीं तोड़ पाओगे। तो सबसे पहले जो 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूं कि हम बने क्या हैं। हम जानते हैं कि हम सोल है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि हम तो आत्मा है। पर पृथ्वी पर रहने के लिए हमको 5 डायमेंशंस के साथ रहना पड़ता है। तो मैं कुछ पीपीटीज दिखाऊंगी जिसके साथ साथ मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगी। ये पत्री सर का बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पीएसएसएम का, और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आप मेरे को देख पा रहे हैं? एक मिनट में बाद में शेयर करते हैं। देखिए हमारे पास 5 फिंगर्स हैं। पहला जो ये फिंगर है हमारा, वो बॉडी के लिए यूज होता है। समझ गए आप? बॉडी किससे मिलती है हमको? पेरेंट्स से। 2 टाइप की बॉडी है इस पृथ्वी में, मेल और फीमेल। ठीक है, ये बॉडी है। जब किसी बच्चे को वॉशरूम जाना रहता है तो वो क्या बताता है? ये कहता है ना, क्योंकि वो बॉडी की नीड है, तो वो टीचर को कहता है वॉशरूम जाना है। तो ये हमारी बॉडी है जो हमको पेरेंट्स से मिलती है, मेल एंड फीमेल होती है। ध्यान से आप लोग समझते जाइएगा। ये दूसरा जो हमारा फिंगर होता है वो है हमारा माइंड। माइंड बॉडी से बड़ा है, तभी हमारे बॉडी की इच्छा हो ना हो, हमारे मन की जो इच्छा होती है हम वही करते हैं, क्योंकि वो उससे बड़ा है और उसके ऊपर राज करता है। इंद्रियां ये माइंड से ही चलती हैं। तो जो खाने का मन होता है, जो मूवी देखने का मन होता है, या मेडिटेशन नहीं करने का मन होता है, ये माइंड ही गेम खेलता है जो बॉडी से ज्यादा पावरफुल है। फिर हम बॉडी भी हैं, माइंड भी हैं। फिर हमारे पास तीसरा, अच्छा माइंड कौन देता है? ये तो हमको पेरेंट्स दे दिए बॉडी को। माइंड हमको देता है सोसाइटी, हमारी फैमिली। जैसे मान लो मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूं तो मैं हिंदू धर्म को ही मानूंगी। पर अगर मान लो मैं 1 साल की होती और मुझे कोई किडनैप करके मुस्लिम लेके चला जाता,
और वो अल्लाह सिखाता मुझे, तो मैं मुस्लिम धर्म को अपनाती, और मुस्लिम लोग के हिसाब से मेरा खाना पीना हर चीज मेरा उनके हिसाब से रहता। तो पैदा तो हम अपनी बॉडी अपने पेरेंट्स के साथ है, पर माइंड हमारा डेवलप होता है हमारी फैमिली, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी सोसाइटी के अनुसार। और ये माइंड भी दो प्रकार का होता है, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। कौरव पांडव, रावण, विभीषण, है ना, ये सब जानते हैं। तो ये माइंड भी हो गया जो बॉडी के ऊपर से ज्यादा पावरफुल है। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है हमारा इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या है? ये 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट को आप फिर से एक बार देख लीजिए। अभी क्लियर दिख रहा है खेम जी? हाँ, यस मैम, यस, वेरी ये क्लियर। सबसे छोटी फिंगर बॉडी, फिर माइंड, फिर उससे ज्यादा इंटेलेक्ट। अब देखिए इंटेलेक्ट और माइंड की में कितना कम गैप है। आप खुद भी अपनी फिंगर्स को देखिए, एकदम रत्ती भर का फर्क है। इसीलिए किसी किसी का इंटेलेक्ट बहुत तेज रहेगा, वो माइंड के ऊपर रूल करेगा और माइंड को अपने अनुसार करने के लिए, काम करने के लिए कहेगा। चाहे जैसे मेरा इंटेलेक्ट है, वो मुझे कहेगा कि मेडिटेशन करना है, तो मेरी बॉडी मेडिटेशन के लिए बैठेगी। फिर हमारा जो ये चौथी उंगली है वो है सोल। सोल मतलब जो हम हैं, और डिटेल में जानेंगे आगे चल के। और ये जो है अंगूठा हमारा, वो है गॉड, ऑल दैट इज। तो हम जब पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे पास मैम पांचों डायमेंशंस थोड़ा हैं। रिपीट कीजिए, आपका आवाज चला गया था सोल से। ये हमारा सोल है। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल बार बार दिखा रहा है। ग्रेटिट्यूड कुछ ज्यादा देना पड़ेगा लगता है कल से। माही आ गई है क्या? नहीं तो उसको होस्ट बना दूं। जब देख तक नहीं आई लीजिए। है। हाँ, तो ये जो है हमारा सोल है। जब भी हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो ऐसे इशारे से ही बुलाते हैं। यहाँ हम ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि उस आदमी ने ऐसा किया, उस आदमी ने ऐसा किया, क्योंकि हम जिसको भी, जिसके बारे में भी कह रहे हैं वो सोल है। समझ में आ गया? ये सोल का है। और ये जो है हमारा ऑल दैट इज, जो परमात्मा है। तो जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो ये पांचों चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास एक स्पिरिट सेल्फ है, हमारे पास एक गॉड का अंश है, हमारे पास एक आत्मा है, आई मीन हम आत्मा ही हैं, और हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास माइंड है, हमारे पास बॉडी है। तो इन सब को थोड़ा सा डिटेल में जान के फिर 7 बॉडीज में जाएंगे। तो बॉडी क्या है? हमारा बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, 5 तत्वों से मिलके बना है। इसे खाना, पानी, हवा, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और इसे आराम की भी जरूरत रहती है। तो ये हमारा बॉडी है। दूसरा माइंड हमारी लाइफ एनर्जी है, हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम है ये। यहाँ पर जितने जन्म हमारे हो चुके हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारे के सारे स्टोर हैं। और इस जन्म की भी सारी रिकॉर्डिंग, जितने मेरे दुख वाले मोमेंट्स थे, जितने मेरे खुशी वाले मोमेंट्स थी, वो भी हमारा माइंड स्टोर करके रखता है। पर माइंड वो स्टोर नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैं रास्ते में जा रही हूँ, काफी कार की हॉर्न की आवाज आ रही है, और कुछ डॉग्स बार्क कर रहे हैं, और भी कई लोगों की बातें की आवाज आ रही है, मैं सुन रही हूँ, मेरा माइंड दर्ज कर रहा है, पर सबकॉन्शियस माइंड उसको डिलीट कर देगा। पर जो सबसे इमोशन के साथ हमारे दुख वाले, सुख वाले, जो सबसे प्यारे मोमेंट्स होते हैं, और दुख वाले भी, वो सबको स्टोर कर लेता है। और उसकी स्टोरेज लिमिट बिल्कुल कोई, अब बोलते हैं ना, अनंत है। इतनी इंफॉर्मेशन वो हमारे पास्ट लाइफ की, हमारे पिछले जन्मों की रख सकता है। इंटेलेक्ट हमारी लाइफ एनर्जी है, और हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक के सारे अनुभवों का निचोड़ है, संयोग है। अगर आज नीता बैठी है तो जितने भी मेरे जन्म थे, जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे, उन सब से, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान है, तो जितने मेरे लाइफ के अनुभव होते गए उससे मेरा ज्ञान बढ़ता गया, और वही मेरी बुद्धि है। अगर समझ जाइएगा आप, बुद्धि हमारे पूरे पास्ट लाइफ की निचोड़ रहती है। हम जो भी नई चीज करते हैं, क्रिएटिव सृजनात्मक चीजें, वो हमारी बुद्धि के द्वारा ही करते हैं, हम माइंड के द्वारा नहीं करते हैं।
हम अपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके स्टोर करते हैं। जो मेरे लिए काम की चीज रहेगी वो मेरे माइंड में, जैसे अभी आप लोग मेरा सेशन सुन रहे हैं, आपको जो चीज पसंद आएंगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगी और कई चीजें आप स्टोर नहीं करेंगे। और जो भी बुद्धि से काम करता है वो सबसे ज्यादा आत्मा के करीब रहता है। देखिए, माइंड, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। सोल के कितना पास है ये इंटेलेक्ट, तो सोल और माइंड के बीच में हमारा इंटेलेक्ट रहता है, पर सबसे ज्यादा नियर, जो ज्यादा बुद्धि से काम करता है, हम कहते हैं कि वो अपने आत्मा की आवाज सुन पा रहा है। तो ये बुद्धि का हुआ। और सोल क्या है? सोल एनर्जी है, सोल विजडम है, सोल कॉन्शियसनेस है। EWC इसे कहते हैं। जब ईश्वर का पार्ट है तो ईश्वर का पार्ट तो कॉन्शियस ही रहे, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी भी है और सारा ज्ञान है। इस ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान है वो सारे सारे ज्ञान को हर सोल संभाल के रखती है, चाहे आपकी सोल हो चाहे मेरी सोल हो, पर हमारा कॉन्शियस लेवल नहीं जान सकता। तो सोल के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, हमारी लाइफ का सोर्स है, और हमारे सारे इमोशंस हम सोल के द्वारा ही महसूस करते हैं। कई लोग आत्मा को भाव शरीर भी कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम भावनाओं को महसूस अपने आत्मा के लेवल पे करते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारे पास एक सोल है, पर ये बात नहीं है। हम सोल है पर हमारे पास एक बॉडी है, और हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, मतलब दिव्य आत्माएं हैं जो कि मानव के अनुभव को लेने आई हैं। मानव के अनुभव को इसलिए लेने आई है ताकि ज्ञान अर्जित करते करते वो एक ऐसे, अभी तो 7 बॉडीज जानेंगे, उस 7 बॉडीज तक के पार कर ले और वहां पर उसके पृथ्वी पर आने की स्कूलिंग खत्म हो जाती है। पृथ्वी हमारा स्कूल है और सबसे हार्श स्कूल माना जाता है इस ब्रह्मांड में। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वर्ल्ड्स, पर सबसे डिफिकल्ट हमारा अर्थ ही माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी सीखते हैं हम, और यहाँ का विजडम लेने के लिए बहुत सारी सोल्स हिम्मत करके पृथ्वी पर आती हैं। ज्ञान हमारे पास सब कुछ है, पर हमको कहते हैं ना, हैविंग विजडम एंड बीइंग विजडम, दोनों में फर्क होता है। तो उस अनुभव को मानव रूप में सोल लेकर फिर यहाँ पर अपनी यात्रा कंप्लीट करती है। इसके बाद आता है जो हमारा ऑल दैट इज है। तो ऑल दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चैतन्य। ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी जगह नहीं है जहां पर ईश्वर नहीं है। हम ईश्वर के ही अंदर हैं और पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ही है। तो ये 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट हुआ है। आपको अपने आप पे देखना है कि आपकी बुद्धि कितना आपके माइंड के ऊपर हावी होती है। आपका मन बार बार करेगा छोड़ो, अभी तो टीवी देखने का टाइम है, क्योंकि सैटरडे संडे को देखिएगा अटेंडेंस थोड़ी सी हिलती है, क्योंकि सैटरडे संडे को काफी अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं ना। तो रोज के जब भी आपका मेडिटेशन का टाइम रहेगा तो माइंड बार बार हमको टीवी देखने के लिए या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स याद दिलाएगा कि अभी आज तो सर दुख रहा है, आज तो बहुत नींद आ रही है, आज बहुत काम है, छोड़ देते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। हम टाल मटोल करते हैं और मेडिटेशन नहीं करते हैं। हमारे मेडिटेशन करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि किसके पास है? आत्मा के पास है। जितना हमारा मेडिटेशन होते जाएगा उतना हम अपनी सोल से कनेक्ट होते जाएंगे। ये जो माइंड का, मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि हम लोग जो एंगेजमेंट की रिंग पहनते हैं वो माइंड की इस वाली रिंग में पहनते हैं, इस फिंगर में पहनते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 2 मन आपस में मिल गए हैं, तभी इसमें पहनते हैं ना रिंग। पर हमको माइंड को नीचे करके अपनी बुद्धि का विकास सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से होगा। आप चाहे हजारों सेशन अटेंड कर लीजिए, आपके में परिवर्तन बहुत स्लो होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसे दबाकर सब कॉन्शियस माइंड अपने पुराने पैटर्न पे चलेगा। तो एक होती है आर्ट ऑफ लिसनिंग। आर्ट ऑफ लिसनिंग उसको कहते हैं कि जो भी मैं बोल रही हूं आप उसको अच्छे से समझें। उसके बाद आप चिंतन मनन करिए
विचार करना बुरा नहीं होता, आप आराम से बैठ के चिंता करिए, मनन करिए, अपनी चिंता नहीं, चिंतन मनन वो करिए और सोचिए कि वाकई क्या मेरे को अपनी बुद्धि को बढ़ाना है। और बुद्धि का विकास सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से होगा। और जब तक कि आपका बुद्धि का विकास नहीं होगा, आपको अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आएगी। मोक्ष बहुत दूर की बात, अभी आप छोड़ दीजिए मोक्ष को, बहुत दूर की बात है। अभी जो करंट लाइफ है उसको तो हम अच्छे से जिए, हेल्दी जिए, खुश रहें और अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको समझें। और वो सब कहाँ से हम समझेंगे? अपने इंटेलेक्ट से। और इंटेलेक्ट कैसे बढ़ेगा? मेडिटेशन से। तो जब तक कि आप अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, सारे सेशन आपके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन रहेंगे। समझेंगे, बहुत समझेंगे, यूट्यूब भरे पड़े हैं ऐसे सारे सेशन से। पर मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हम समय के कारण सिर्फ 25 मिनट्स या 20 मिनट्स मेडिटेशन कराते हैं। पर आप सभी लोग आज से अपने एज से डबल तिबल जितना आप बैठ सकते हैं, जब भी टाइम मिले आप मेडिटेशन करिए। आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो जो भी हम बोलते हैं, कई बातें आप लोगों को नहीं समझ में आती, आप लोग का क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा कम है, एनर्जी लेवल कम है। जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ता जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी, तो आपको हमारी हर बात समझ में आएगी। अभी आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, पर जब आप समझदार बनेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। फिर चाहे वो फॉरगिवनेस हो, चाहे वो कर्मास हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मेडिटेशन को ज़्यादा बढ़ाइए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों के अंदर मेडिटेशन की प्यास जगे। तो टाइम कम होने के कारण हम कम करा रहे हैं, और आप लोग अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, वरना आप लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को छोड़ देंगे। मैंने बहुत अपने को ट्रैवलर लोग को देखे हैं कि वो मेडिटेशन शुरू में करते हैं, फिर जैसे गैप पड़ना शुरू होता है और एक बार जब ब्रेक होता है तो फिर वो उस चीज़ से हट जाते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को 7 बॉडीज बता रही हूँ। हम सभी लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, और जिन्होंने भी अपने साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, सारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सारे सिस्टम को हम समझते रहते हैं और उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आज हम आपको वो बताने वाले हैं जो हमारे स्कूल्स में या हमको कभी नहीं बताया गया। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं और अपने जीवन को खुश करना चाहते हैं। तो जैसे कि फिजिकल बॉडी के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है और 5 तत्वों से मिलकर बनता है। फूड नीड, उसको वाटर, सब कुछ चाहिए। और सिर्फ हमारी 7 बॉडीज में से एक यही बॉडी है जिसको रेस्ट की जरूरत रहती है। बाकी जो हमारी 6 बॉडीज हैं उनको रेस्ट की, खाने पीने की, ऑक्सीजन की, किसी की भी जरूरत नहीं रहती। पर यदि हमारा शरीर स्थूल दिख रहा है, हमने तो वीडियोस में भी देखा है कि पूरा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, घर मतलब बॉडी में जगह कहाँ है, पूरे तो ऑर्गन्स भरे हुए हैं। तो हमारी 6 बॉडीज कहाँ हैं? 6 बॉडीज हमारी बहुत ही सूक्ष्म है, सटल बॉडीज हैं। जैसे एक ग्लास लिया, इसमें मैंने पानी भरा, उसमें मैं 1 चम्मच शक्कर डाल दूंगी और मिला दूंगी तो वो मिल जाएगा। फिर मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, वो भी मिलाऊंगी तो मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। उन दूरी के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट कर लेंगे अपने को, उसमें नमक के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हर एक की, नमक की, शक्कर की, पानी की मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी अलग अलग है। तो एक दूसरे में वो मर्ज हो जाएंगे, पर एक दूसरे की स्पेस को ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे। आराम से वो ग्लास में पानी, नमक, शक्कर सब घुल जाएंगे।
बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो बाकी 6 बॉडीज हैं वो हमारे साथ ही हमारे ही बॉडी में मर्ज है। मैं जब तक के मेडिटेशन में नहीं आई थी तो मुझे लगता था कि मेरी इमोशनल बॉडी इमोशनल वर्ल्ड मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में है और मेंटल बॉडी मेरी मेंटल वर्ल्ड में होएगी, पर ऐसा नहीं होता। मैं जैसे लॉकडाउन हुआ तो मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटीज का 7 बॉडीज ऑफ मैन बाय एनी बेसेंट बुक पढ़ी थी। इसके बाद और मैंने इसके बारे में किया। एनी बेसेंट का जो भी मैंने नॉलेज लिया वो आप लोग को नहीं दे सकती क्योंकि वो कोई इतना डेप्थ में है कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही जान लीजिए कि हमारी 6 बॉडीज हमारे ही अंदर है और हमारा सबसे ज्यादा काम फिजिकल बॉडी पे नहीं है। फिजिकल बॉडी सबसे इनोसेंट बॉडी है। फिजिकल बॉडी सिर्फ रिफ्लेक्शन है हमारी 6 बॉडीज का। अगर मेरी स्किन खराब है, यदि मेरी हेल्थ खराब है, तो वो मेरी पिछली जो 6 बॉडीज हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो वहां की बातें बता रही है। तो फिजिकल बॉडी सबसे इनोसेंट है, उसका कोई काम नहीं है। हमारा काम है बाकी 6 बॉडीज पर काम करना। फिजिकल बॉडी की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो फिजिकल बॉडी को ऑक्सीजन वगैरह सबकी जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, और दूसरी चीज इसको हमको प्यूरिफाइड करके रखना हमारा काम है। सबसे मेन चीज इसमें नॉन वेज कभी भी नहीं होना चाहिए फूड में हमारे, क्योंकि नॉन वेज को जब भी हम खाते हैं, जो भी एनिमल्स को मारा जाता है, तो वो जो पेन सहता है एनिमल, चाहे वो लैम हो, चाहे हैन हो, चिकन हो, तो वो उस समय जब डरता है तो वो फियर की एनर्जी अपने में रख लेता है, क्योंकि वो डर रहा है कि उसकी हत्या की जा रही है, उसे पेन होता है। पेन और फियर दोनों इमोशन उसके बॉडी में रहते हैं। फिर उस फ्लैश को, उस मांस को आप चाहे कितनी भी डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाइए, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो जब वो ऐसा भोजन हम करते हैं जिसमें फियर एनर्जी और पेन का इमोशन है, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी हमारे फिजिकल बॉडी को हार्म करती है और हमारी फिजिकल बॉडी इम्प्यूरिफाइड होती है। तो हमारे खाने में कभी भी ऐसा कोई भी मांस नहीं होना चाहिए जो किसी की हत्या के द्वारा किया गया हो। और नॉनवेज खाने से सबसे ज़्यादा कर्म सिद्धांत तो बढ़ता ही है, हमारी फिजिकल बॉडी सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। दूसरा चीज है अल्कोहल। कई लोग को लगता है कि थोड़ा बहुत अल्कोहल, आजकल जो फैशन चल रहा है सब लोगों का, तो अल्कोहल एक फैशन स्टेटस बन गया है। तो जो भी है, अल्कोहल हमारी फिजिकल बॉडी के सिर्फ ऑर्गन्स को ही नहीं खराब करता, आगे चल के बताएंगे कि इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ वो हमारी तीसरी बॉडी को भी सबसे ज्यादा हार्म करता है। तो अल्कोहल और वेजिटेरियन नॉन वेज, ये दोनों चीजों को दूर रख के हम अपनी फिजिकल बॉडी को प्यूरिफाइड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अब दूसरी बॉडी जो आती है वो हमारी एथरिक बॉडी। जब मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को स्पिरिचुअल रियलिटी दिखा रही थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ब्रह्म रंग से हमारी एथरिक बॉडी में, जो जिसको एनर्जी बॉडी भी कहते हैं, वाइटल फोर्स बॉडी भी कहते हैं, प्राणमय कोश भी कहते हैं, उसमें जाता है। हम नींद में भी जब कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं तो एथरिक बॉडी से ही लेते हैं। इसी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कोई भी डॉक्टर आपकी फिजिकल बॉडी को खोल के 72,000 नाड़ियां नहीं दिखा सकता। ये एथरिक बॉडी में होती है। ब्रह्मरंध्र हमारे एथरिक बॉडी में होता है। थर्ड आई, जो शिव नेत्र कहते हैं, वो हमारे थर्ड आई एथरिक बॉडी में रहता है। और इसमें 7 चक्रास होते हैं। कल का जो टॉपिक है वो 7 चक्रास है, जो खेमजी लेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि 7 चक्रास मतलब 7 एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे, और वो सारे 7 एनर्जी सेंटर्स हमारे एक एक ऑर्गन को अपने हिसाब से, उन लोग का जो रहता है ऑर्गन, उसको पूरा रेगुलेट करते हैं। तो एथरिक बॉडी में हमारी नाड़ियां भी हैं, चक्रास भी हैं, और इसी चक्रा में हमारे प्रारब्ध कर्मा भी हैं, जो हम इस करंट लाइफ में लेके आते हैं, जो मुझे इस जन्म में चुकाने हैं।
तो मेरे अपनी एथरिक बॉडी में वो सारे सीड्स के रूप में चक्रा में लेके आऊंगी। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के द्वारा बर्न होते हैं। तो एथरिक बॉडी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना भी बहुत आसान है। कभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी एथरिक बॉडी को देख सकते हो। बहुत इजी है, 2 दिन में आप लोग अपनी एथरिक बॉडी देख सकते हैं। ब्लू कलर की होती है, 1/4 इंच से लेके 6 इंच तक के चौड़ी रहती है। जब हम आराम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एथरिक बॉडी चौड़ी हो जाती है, पर जिस दिन हम बहुत फिजिकल वर्क करते तो हमारी एथरिक बॉडी सिकुड़ जाती है। ये जब हम हमारी वाइटल एनर्जी का वो है, तो कोई कितना एनर्जेटिक है वो उसकी एथरिक बॉडी से डिटरमाइन होता है। और जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो उसका कारण आप लोगों को मालूम है कि हमारी एनर्जी लेवल, जो मैंने स्पिरिचुअल रियलिटी में दिखाया था, हमारी एनर्जी जो 72,000 नाड़ियां जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होंगे उस पॉइंट, उस जगह का ऑर्गन खराब होता है। कोई भी बीमारी हमारे फिजिकल बॉडी में तुरंत नहीं आती। मैंने पहले भी बताया आपको, फिजिकल बॉडी बहुत इनोसेंट है, वो तो बेचारी चुपचाप से रिफ्लेक्शन का काम कर रही है हमारी दूसरी बॉडीज का। तो जब भी कोई बीमारी आती है वो पहले हमारी एथरिक बॉडी में आती है। 6 महीने के बाद, क्योंकि हमारे शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले 6 महीने पहले एथरिक बॉडी में कोई भी बीमारी आएगी और 6 महीने के बाद वो फिजिकल बॉडी में आएगी। जिन लोग के इंट्यूशन पावर्स बहुत तेज होते हैं उनको बहुत पहले से ही मालूम चल जाता है कि उनको कौन सी बीमारी आने वाली है। मुझे और कोई बीमारी का तो नहीं मालूम, पर मुझे डायबिटीज का बहुत जल्दी मालूम चल गया था कि मुझे डायबिटीज होने वाली है। मुझे 2 बार बिल्कुल इंडिकेशन हुए थे, एक बार जब मैं मिरर में देख रही थी अपने को, और एक बार जब मैं डेंटिस्ट के पास बैठी हुई थी तब मेरे मुंह से निकल गया था कि नहीं नहीं, मेरा रूट कैनाल कर दो क्योंकि मुझे डायबिटीज होने वाली है। और एक बार मिरर के सामने। तो जब डेंटिस्ट के पास मैंने ये सेंटेंस बोला तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ऐसा क्यों बोले। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरी सोल, क्योंकि सोल हमेशा बताते रहेगी आपको, पर आपको सुनने की कला होनी चाहिए। तो बाकी मुझे और डिजीज के बारे में तो नहीं मालूम था, पर हाँ डायबिटीज का मुझे मालूम चल गया था, क्योंकि एथरिक बॉडी में वो 6 महीने पहले आ गई थी और मुझे जनवरी में डायग्नोस हुई थी। तो एथरिक बॉडी में सबसे पहले बीमारी आती है, और जब हम हीलिंग करते हैं थ्रू मेडिटेशन तभी भी पहले एथरिक बॉडी हील होती है। पहले ब्रह्मरंध से हमारी एनर्जी बढ़ती है, सारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, हमारे जो सीड के रूप में आने वाली जो बीमारियों के जो सीड पड़े हैं वो भी जलते हैं। तो एथरिक बॉडी में सबसे पहले एनर्जी लेवल होगा, बीमारी जाएगी, उसके बाद आपके फिजिकल बॉडी में बीमारी ठीक होगी। तो एथरिक बॉडी हमारी सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बॉडी हमारी डेथ के समय हमको पृथ्वी पर ही छोड़ के जानी है। इसको बढ़ाने का 2 ही तरीका है, थ्रू मेडिटेशन, और दूसरा भी तरीका मेडिटेशन का ही है, पर कहा जाता है कि सनलाइट के अंदर, मतलब नीचे जब मेडिटेशन किया जाता है तो एथरिक बॉडी बहुत एक्सपैंड होती है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ फिर कैसे हमको बॉडी छोड़ के जानी है। तीसरी हमारी बॉडी है एस्ट्रल बॉडी। इसको इमोशनल बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी तीसरी बॉडी में हमारे सारे इमोशंस और सारी डिजायर्स हैं। डिजायर्स मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं। एस्ट्रल बॉडी और हमारी फिजिकल बॉडी दोनों आपस में जुड़े रहते हैं सिल्वर कॉर्ड से। सिल्वर कॉर्ड एक हाई वाइब्रेशन वाला, हाई वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स का पुंज है। मतलब समझ लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो हाई वाइब्रेशन में घूम रहे हैं। तो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर एनिमल्स वगैरह देख पाते हैं। तो वो सातों शरीर जो है हमारी, एस्ट्रल बॉडी हो चाहे फिजिकल हो चाहे हमारी एथरिक हो, सारी चीजें हमारी एस्ट्रल सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी रहती हैं, जिसको हिंदी में रजत तंतु भी कहते हैं।
अभी मैं एक फोटो दिखाऊंगी तो आप पहचानेंगे। तो ये एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल हूबहू हमारी फिजिकल बॉडी की ट्रू कॉपी होती है। जैसे मान लीजिए मैं नीता हूं तो मेरी एस्ट्रल बॉडी भी नीता की ही रहेगी, बिल्कुल ऐसा ही नाक नक्श रहेगा। पर जो ये डेंस बॉडी है उसके बनिस्बत एस्ट्रल बॉडी बहुत ही लाइट रहेगी। लाइट मतलब सटल रहेगी, लाइट फॉर्म में रहेगी, जिसके अणु बहुत दूर दूर, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, पर दिखेगी वो नीता ही। तो सबकी बॉडी जो फिजिकल बॉडी है उसके समान ही सेम टू सेम एस्ट्रल बॉडी रहती है। हम रोज रात को सपने में जाते हैं, हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि हम सपना देखते हैं और सवेरे हमें कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग रात को सिर्फ सपना ही नहीं देखते, बल्कि हमारी एस्ट्रल बॉडी एंटरटेनमेंट के लिए भी बाहर निकल के बहुत दूर दूर जाती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ज्ञान लेने के लिए, या हमारे जो बिलवेड है, जो हमारे प्रिय लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनसे भी मिलने जाती है। हमारे जो रिलेटिव्स बहुत दूर रहते हैं और हमको उनसे बहुत प्यार रहता है, तो हम रात को अपने एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा उनसे भी मिल के आते हैं। उनकी फिजिकल बॉडी से नहीं मिलते हैं, हम उनकी एस्ट्रल बॉडी से मिलते हैं। क्योंकि यदि मैं यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ रात को, तो जिससे मान लीजिए मेरा बेटा जो अभी अमेरिका में है वो भी रात को एस्ट्रल ट्रैवल करेगा, तो हमारी दोनों की मीटिंग एस्ट्रल वर्ल्ड में होगी। मैं आप लोगों को वर्ल्ड के बारे में बताना भूल गई थी, सॉरी। हमारी फिजिकल बॉडी पृथ्वी पर रहती है, सब बॉडी का एक वर्ल्ड है। फिजिकल बॉडी का अर्थ है, एथरिक बॉडी का वर्ल्ड है, एथरिक वर्ल्ड। वहाँ पर हमको नहीं जाना है, वहाँ पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो सुसाइड करते हैं या जिनका वॉर या किसी में मर्डर हो जाता है अचानक से, तो वो एथरिक वर्ल्ड में चले जाते हैं और कई सालों तक के रहते हैं। कहा जाता है कि जो सुसाइड करता है वो 60 to 70 ईयर्स तक के एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसा रहता है। तो सॉरी, एथरिक वर्ल्ड में फंसा रहता है। एस्ट्रल बॉडी का संसार है एस्ट्रल वर्ल्ड। तो जब भी मैं किसी की आत्मा से मिलूंगी, चाहे मेरे बेटे की या जो मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में मिलूंगी, क्योंकि रात के समय मेरी एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगी। और जैसे किसी की डेथ होती है तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हमको उनके जाने का दुख धीरे धीरे कम होता है। तो हम कहते हैं टाइम हील्स। वाकई समय हमारे घाव को भर देता है, पर सबसे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत है कि जब किसी की डेथ होती है जो हमारा प्रिय है, उसकी डेथ के बाद जितनी भी रातें हम सोते हैं, हम उनसे एस्ट्रल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करते हैं। वो हमें समझाने आते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी दुनिया में खुश हूँ, अब तुम लोग मेरे लिए ज्यादा दुख मत करो। वो हमको काउंसलिंग करते हैं, और जैसे जैसे हमारी हर रात को काउंसलिंग होते जाती है, हम उनके जाने का दुख धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में हम एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, ज्ञान लेने के लिए भी जाते हैं। किसी से मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं किसी अपने दूसरे मास्टर से या अपने मम्मी की आत्मा से या किसी से भी मैं उनसे सॉल्यूशन पूछ सकती हूँ। ज्ञान लेने भी जाते हैं, ज्ञान देने भी जाते हैं। हो सकता है मैं वहां पे भी जाके कुछ सिखाती हूँ, है ना, हो भी सकता है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में हम देते हैं ज्ञान और लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, अपने बिलवेड लोगों से मिलते हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो चले गए हों, पर बॉडी सोल के रूप में तो वो हमेशा है। और अगर हम कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करें तो हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस हो सकते हैं। वो डिफिकल्ट तो नहीं है, पर किसी और दिन मैं इस बारे में बताऊंगी। पर इतना ही जान लीजिए कि हमारा एस्ट्रल ट्रैवल रोज रात को हर एक कोई जाता है। अगर कोई आपको सुबह उठ के एकदम किसी परिचित की या अपने फ्रेंड की झलक याद है, तो कहा जाता है कि वो सपना नहीं है, आप उस समय एस्ट्रल ट्रैवल करके उससे मिल के आए हों। तो सुबह की जो इम्प्रिंट्स हैं, जो आपके छाप है, वो आपको बताएगा कि वो सपना था या ट्रैवल था। पर हर इंसान एस्ट्रल ट्रैवल करता है और इसका एस्ट्रल वर्ल्ड है। जैसे ये रात को सो रहा है तो देखिए ये नेचुरल वर्ल्ड है, और ये उसकी एस्ट्रल बॉडी निकल गई, और ये सिल्वर कॉर्ड है उसका, जो उसकी फिजिकल बॉडी की नाभि से जुड़ा है।
सिल्वर कॉर्ड बिल्कुल अम्बिलिकल कॉर्ड के समान होता है, जैसे माँ अपने गर्भनाल से अपने शिशु को जोड़ के रखती है, वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम सिल्वर कॉर्ड होता है। और हर रात को स्पिरिट वर्ल्ड में जाके ट्रैवल करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप मेडिटेशन बहुत करते रहेंगे तो आप सिर्फ पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास के प्लैनेट्स नहीं, दूसरे वर्ल्ड्स में भी जाके आप ज्ञान ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसी भी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, तो ये स्पेस में ट्रैवल कर सकता है हमारा एस्ट्रल बॉडी। फिर हमारी चौथी बॉडी आती है मेन मेंटल बॉडी। ये थॉट फॉर्म से बनती है। हमारे जो भी विचार रहते हैं, जैसे भी विचार रहते हैं, उसके द्वारा ही ये बनती है। जिस व्यक्ति के विचार बहुत ही निम्न स्तर के रहते हैं, जो दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचता है और कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता, होता है ना जिसकी बिल्कुल कुबुद्धि रहे, जिसके पास दिमाग ही नहीं है, सिर्फ गलत बातें ही सोचते रहे, तो ऐसे इंसानों की मेंटल बॉडी डेवलप ही नहीं होती है। इसके पूरा विस्तृत वर्णन थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट और लेड बेटर ने किया था। इन्होंने बहुत डीप मेडिटेशन में जाके, मेंटल वर्ल्ड में जाके इसके ऊपर बहुत स्टडी करी, बहुत सारी बुक्स भी लिखी कि हर एक की मेंटल बॉडी नहीं होती है। अगर होती भी है एक सामान्य लोगों की, तो बहुत ही फॉगी, स्मोकी, एकदम धुंधली टाइप की रहेगी। पर जैसे जैसे आपके विचार उच्च होते जाएंगे, आप दूसरों के बारे में सोचते जाओगे, अच्छे विचार आपके रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपकी मेंटल बॉडी काफी चमकदार रंगों से रहेगी। ये हर इंसान की अलग अलग रहती है। तो हमको सोचता है हमारी मेंटल बॉडी है कि भी नहीं है, और है तो कितनी अच्छी है। तो जो भी हम रात को सोच रहे हैं या हम जो भी दिन भर सोचते हैं, वो सारे थॉट फॉर्म के रूप में हमारे मेंटल बॉडी में चला जाता है। चाहे आप कल की बात, जैसे कल किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, आपने आज भूल गए उस गुस्से को, पर वो जो इमोशन था, जो हमारे थॉट्स थे, वो हमारे मेंटल बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो उसी से ये बॉडी बनती है। हमारी परमानेंट बॉडी है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी मतलब कारण शरीर। हमारे जब से आत्मा के मेरी आत्मा ने जब से मानव जीवन लिया है, तब से लेके आज तक जितने भी मेरे जन्म हुए हैं, जितने भी मेरे कर्मास हैं, गुड बैड दोनों, वो सारे के सारे कॉजल बॉडी में स्टोर्ड हैं। ये हमारी परमानेंट बॉडी रहती है, हमारा ट्रू होम है। इसका कॉजल वर्ल्ड हमारा ट्रू होम है। हर एक की कॉजल बॉडी उसके कर्मों के हिसाब से, उसके विजडम के हिसाब से। विजडम क्या है? अनुभव। अनुभव ही ज्ञान है। तो जितना आत्मा अर्जित करते जाती है ज्ञान को, और जितने उसके कर्माज रहते हैं, उसके हिसाब से उसकी कॉजल बॉडी का कलर होता है। जितने चटकदार शाइनिंग रंग होते हैं, उतनी ही आत्मा इवॉल्व मानी जाती है। जो कर्मा से दबा हुआ है और जिसके में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है मतलब बुद्धि की कमी है, उसके पास कोई अनुभवों का खजाना नहीं है, तो उसकी कॉजल बॉडी बहुत ही फीके रंगों की होगी। तो कॉजल वर्ल्ड में कौन सी आत्मा इवॉल्व है, कौन सी नहीं है, उसके रंगों और उसकी शाइनिंग के हिसाब से पता लगाया जा सकता है। ये हमारे विजडम और नॉलेज का रिजर्वॉयर है, खजाना है। तो ये तो हमारी 5 बॉडी सबकी अलग अलग होती हैं। आपकी, मेरी, आपकी कॉजल बॉडी अलग, मेरी अलग, एथरिक आपकी अलग, मेरी अलग, सबकी पांचों बॉडियां अलग अलग होती हैं। हमारा जो मेन काम है वो 4 बॉडी के ऊपर है, फिजिकल, एथरिक, एस्ट्रल, मेंटल। इन 4 बॉडी के ऊपर काम करके हम अपने कॉजल बॉडी को चटकदार बना सकते हैं, उसको नॉलेज और विजडम से भर सकते हैं, और सारे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। सारे संचित कर्मा कॉजल बॉडी में संस्कार के रूप में स्टोर्ड है। तो ये हम सबके अलग अलग हैं। अब हमारी 6th बॉडी, 6th और 7th को मैं एक ही साथ लूंगी, क्योंकि ये दोनों डॉर्मेंट के रूप में, सुप्तावस्था के रूप में हम सब में है। जैसे बलून को कोई नहीं फुलाए तो वो जो श्रिंक होके बलून रहता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी सुप्राकॉजल और निर्वाणिक बॉडी रहती है। सुप्राकॉजल को कई लोग बुद्धिक बॉडी भी कहते हैं।
हिंदी में इसको महाकारण शरीर कहा जाता है। तो जब कॉजल बॉडी हमारी पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है, मेंटल वर्ल्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताई कि मेंटल बॉडी का मेंटल वर्ल्ड रहता है, और मेंटल बॉडी को मैं पता नहीं क्यों भूल गई हूँ प्यूरिफिकेशन का बताने के लिए। एस्ट्रल बॉडी मैंने आप लोगों को बताया, इमोशंस और डिजायर्स हैं हमारे। तो इमोशन बॉडी को प्यूरिफाइड करने के लिए हमको अच्छे इमोशंस रखने चाहिए जो हाई वाइब्रेशन के हैं। सॉरी, मैं फिर पीछे आप लोगों को ले जा रही हूँ, गलती मेरी है। हमारे इमोशंस जितने अच्छे होंगे, हाई वाइब्रेशन के रहेंगे, जॉय, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, लव, हैप्पीनेस और एक्सेप्टेंस, ये सब हमारी हाई वाइब्रेशन के इमोशन हैं। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी साफ शुद्ध होते जाएगी, और जितने नेगेटिव इमोशन हैं जैसे जेलसी, हेट्रेड, जानते हैं आप, और भी, तो वो सब हमारे एस्ट्रल बॉडी को डिस्टॉर्टेड करते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी को प्यूरिफाइड करने के लिए हमको इमोशन अच्छे रखने हैं। आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते रहिए। अगर किसी के लिए आपको प्रेम नहीं है तो भी आप उसे प्रेम दीजिए, करुणा जगाइए, ग्रैटिट्यूड रखिए, तो आपकी एस्ट्रल बॉडी शुद्ध होते जाएगी। मेंटल बॉडी को शुद्ध करने का तरीका है कि आप अपने विचारों को शुद्ध करते जाइए। किसी के लिए भी कोई भी बुरी चीज, कोई गलत चीज मत सोचिए, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा हो। हमको किसी को भी गलत, उसके लिए इंटेंशन, कोई गलत कर्स ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी मेंटल बॉडी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। आगे चल के मैं बताऊंगी कि उसके कारण हमको कितना सफरिंग करना पड़ता है। तो जब हमारी मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी प्यूरिफाइड हो गई, मेरे सारे कर्मा जब पूरे क्लीन हो जाएंगे, मेरी कॉजल बॉडी एकदम शाइन करने लग जाएगी, और अब मेरी सिक्स्थ बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी को मैं टच करूंगी, और सुप्रा कॉजल धीरे धीरे डेवलप होगी। सुप्राकॉजल का मतलब है महाकारण। मैं एक हाई पर्पस के लिए काम करूंगी। हो सकता है पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत के लिए मैं अपने आप को झोंक दूं, और जैसे जैसे मेरा डेवलपमेंट होते जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 साल में हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, पर धीरे धीरे मेरा सुप्राकॉजल बॉडी डेवलप होगा जो सुप्तावस्था में था। मेरा कारण शरीर क्लीन हो गया, मेरा महाकारण शरीर डेवलप होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब मैं घोषणा कर दूंगी अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है जब आप उस ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, जहां पे आप घोषणा कर सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। वहां पर वो व्यक्ति कहेगा, परफेक्शन के आखिरी स्टेज पे कहेगा कि मैं सब जगह हूं, इस ग्लास में, इस टेबल में, इस लैपटॉप में, इस पेन में, सब जगह मैं हूं, हर जगह। आई एम ब्रह्मास्मि। क्या कहते हैं उसको, सर्वज्ञ कहते हैं शायद, कुछ ऐसे ही है ना। तब वो ये घोषणा करेगा। फिर सुप्राकॉजल बॉडी के बाद और जब उसका काम बढ़ते जाएगा और उसकी निर्वाणिक बॉडी डेवलप हो जाएगी, तब वो घोषणा करेगा मैं शून्य हूं, आई एम नथिंग। निर्वाण तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर है, परंतु असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध को जिस तरीके से जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, वैसा ब्रह्मांड में आज तक के किसी को नहीं मिला है। बाकी निर्वाणिक बॉडी तक के बहुत लोग पहुंचे हैं। तो सुप्राकॉजल बॉडी जब डेवलप हो जाएगी, तब वो निर्वाणिक बॉडी को डेवलप करना शुरू करेगी, उसको टच करेगी। फिर निर्वाणिक बॉडी जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी और वो घोषणा करेगा कि मैं शून्य हूं, मैं आई एम नथिंग, तब वो उसे पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर चाहे तो वो करुणावश अपने बर्थ को लेके आ सकता है पृथ्वी पर, जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मैं मैत्रेय के रूप में आऊंगा, पर वो नहीं आए। पर निर्वाणिक बॉडी के बाद आपको शरीर की लेने की जरूरत नहीं रहती। करुणावश आ सकते हैं, पर उसके बाद आपकी स्कूलिंग जो अर्थ की है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप दूसरे लोकों में, दूसरे वर्ल्ड्स में आप ट्रैवल करते हैं।
जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि शुरू की 5 बॉडीज हर एक इंसान की अलग अलग होती हैं, वैसे सुप्राकॉजल और निर्वाणिक बॉडी हर एक की, चाहे मेरी हो आपकी हो, सेम रहेगी, क्योंकि ब्रह्मांड एक है। और जो हम निर्वाण जिसको कह रहे हैं, जिसको परमात्मा कह रहे हैं, वो भी एक है। तो सुप्राकॉजल बॉडी में जब कोई उद्घोषणा करेगा, चाहे वो बुद्ध करे, चाहे जीसस करे, जो चाहे नानक करे, वो एक ही बॉडी से, एक ही सुप्राकॉजल बॉडी, एक ही स्थिति में रह के बोलेगा, और निर्वाणिक बॉडी भी एक ही रहेगी। तो 5 बॉडीज हमारी सबकी अलग रहती हैं। ये 2 बॉडीज हमारे सभी के अंदर सुप्तावस्था में रहती हैं, और हर इंसान का उद्देश्य इस पृथ्वी पर निर्वाणिक बॉडी को पाना है। आप लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो बहुत लंबा रास्ता है, पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, है तो बहुत डिफिकल्ट, परंतु असंभव कुछ नहीं है। आप लोगों ने अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो किसी दिन खेमजी आपको सुनाएंगे। और आप लोगों ने वाल्मीकि की कहानी सुनी होगी, या मिलरेपा की कहानी सुनी होगी। वो सभी लोग बहुत क्रिमिनल थे, और एक ही जन्म में उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। तो बहुत सारे बुद्ध पुरुष ऐसे हैं जो बहुत पाप करने के बाद भी एक ही जन्म में वो छलांग लगा के निर्वाण को प्राप्त हो पाए हैं। तो हमारे लिए भी पॉसिबिलिटी, रास्ते खुले हुए हैं। डिपेंड हमारी त्वरा पे करता है कि हम कितना अपने ऊपर काम करते हैं। तो ये तो 7 बॉडी हो गई। अब हमारी डेथ, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमको शरीर छोड़ के जाना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम जब शरीर छोड़ते हैं, तब पृथ्वी पर शरीर के साथ साथ हम अपनी एथरिक बॉडी को भी छोड़ते हैं, जो हमारी वाइटल फोर्स ब्लू कलर की एथरिक बॉडी थी, उसे भी हमें छोड़ के जाना रहता है। जिस धर्म के लोग अपने मृतकों को बरी करते हैं, दफनाते हैं, वहां पे कई लोग कब्रिस्तान के आसपास कहते हैं कि ब्लू कलर की रोशनी दिखी, जिसको कई लोग घोस्ट भी कहते हैं। ब्लू कलर की रोशनी दिखी, वो भूत थे। तो वो भूत नहीं होते हैं। जो बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिसकी डेथ हो जाती है, बहुत ही हेल्दी रहे कोई, और उसकी डेथ हो जाए तो, और उसे दफना दिया जाए, तो उसकी बॉडी तो जमीन के अंदर है, पर उसकी एथरिक बॉडी निकल कर घूमते रहती है। मतलब जब तक कि वो डिसअपियर नहीं होगी, तब तक कि वो घूमेगी ब्लू कलर की। तो उसी को ही कई लोग घोस्ट कहते हैं। तो हम जब पृथ्वी से जाते हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी और हमारी एथरिक बॉडी हम यहीं पर छोड़कर फिजिकल डेथ को लेकर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। जो ज्ञान नहीं लेते हैं ध्यान का, और अपने शरीरों का, अपने दूसरे आत्मा के रहस्यों का, तो वो अर्थ बाउंड सोल भी बन जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अब हम कहाँ जाएं, उनको कुछ रोशनी नहीं दिखती, उनको अपने स्पिरिट वर्ल्ड नहीं दिखते, वो अपने डेथ के सदमे में रहते हैं। पर जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम आत्मा के रहस्यों को देख रहे हैं, उसके ज्ञान को समझ रहे हैं, तो जब हमारी डेथ होएगी तो हम तुरंत अपनी फिजिकल और एथरिक बॉडी को छोड़ के हमारी एस्ट्रल बॉडी तुरंत एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ चली जाएगी। ये बहुत जरूरी है आप लोग को समझना, क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करेंगे, आपको पृथ्वी को छोड़ना उतना ही आसान होता जाएगा। तब हमारी एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, और यदि हमको कोई किसी कला में निपुण रहना है तो वहां पे हम वो भी करते हैं। और उसके बाद जितना टाइम हम चाहे हम रहकर, उसके बाद हमारी वहां पर एस्ट्रल डेथ होती है। एस्ट्रल डेथ का मतलब है हम एक के बाद एक अपने आवरण को पहने हुए हैं, अपने बॉडी को। तो जैसे फिजिकल और एथरिक बॉडी को हमने अर्थ में छोड़ा, वैसे ही हम एस्ट्रल बॉडी को वहां उतार के फेंक देते हैं, और हमारी मेंटल बॉडी मेंटल वर्ल्ड में जाती है। अब आप ये समझ लीजिए कि मेंटल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड आपको क्यों समझा रही हूं मैं। याद करिए, फॉरगिवनेस जब मैं बता रही थी, तो इजोटेरिक रिकॉर्ड्स हैं कि जो लोग हेट्रेट करते हैं, जो लोग भी किसी को माफ नहीं करते हैं, किसी के लिए घृणा रखते हैं, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में कई 100 साल तक के स्टक रहते हैं।
एस्ट्रल वर्ल्ड से भी निकल के वो मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं, वहां पे भी कई 100 सालों तक के वो स्टक रहते हैं, जब तक कि वो इंसान पूरी तरीके से मेंटली उसको फॉरगिव न कर दे। और भी कई चीजें हैं जो नहीं, अब आप लोग मत करिए, वहां पे एक नाइटमेयर के समान एक सोल को सहना पड़ता है अपने अनफॉरगिवनेस के कारण। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं फॉरगिवनेस, जो दूसरों के लिए कोई नेगेटिव इमोशन नहीं रखना, ये दोनों वर्ल्ड में हमको रोक देती है। हमारी आत्मा का इवोल्यूशन हमारे ही भावनाओं, हमारे ही गंदे थॉट्स के कारण रोक देता है। कई हजारों सालों तक हम मेंटल और एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसे रहते हैं। आज भी कहा जाता है कि कई एस्ट्रल बॉडीज वहां पे पड़ी हुई हैं रिलीज होने के लिए। तो अगर हमको अभी ये ज्ञान है तो हमको अपने मेंटल और इमोशनल बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपने एस्ट्रल वर्ल्ड को पार कर लिया तो मेंटल वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पे भी अपने विचारों की शुद्धता से लेकर अपना मूल्यांकन सब कुछ करते हुए हम देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पे चूके, कहाँ कहाँ पे हमने सही फैसले लिए। अगर हम किसी को प्यार नहीं देते हैं या किसी से ज़्यादा हेटरेट करते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, इस मेंटल वर्ल्ड में ही जाके हम रिग्रेट करते हैं कि काश वो व्यक्ति इतना बुरा नहीं था जितना मैंने उससे नफरत किया था। पर उस समय रिग्रेट करने का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो मेंटल वर्ल्ड में भी हम कई 100 टाइम तक के रह सकते हैं। उसके बाद हमारी वहां पे मेंटल डेथ होती है। हम अपनी मेंटल बॉडी को वहां उतार के रख देते हैं और अपने ट्रू होम, अपने कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं। कॉजल वर्ल्ड में कॉजल बॉडी के साथ जाते हैं, जहां पे हमारे पूरे संचित कर्मा है और जो पृथ्वी से हम और लेके आए हैं, वो सब का लेखा जोखा हमको आकाशिक रिकॉर्ड में कॉजल वर्ल्ड में दिखने को मिलता है। वहाँ हमारे मास्टर्स बैठ के हमारे कौशल वर्ल्ड में हमें पूरी अपनी लाइफ की रिव्यू दिखाते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि अगला ब्लूप्रिंट हम कब करें। हमारे लिए सुप्रा कौशल और निर्वाणिक वर्ल्ड बहुत दूर है ना। अभी तो हम कौशल वर्ल्ड में ही हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम 50 साल या 100 साल तक के आराम करेंगे। उसके बाद हम फिर एक अपनी साहस को जुटाएंगे पृथ्वी पर जाने के लिए। ये चॉइस हमारी होती है। हमारे मास्टर्स नहीं कहते कि तुम्हें अगले साल ही जाना है या 5 साल के बाद जाना है, नहीं। आत्मा अपने हिसाब से अपना टाइम लेती है, जितना भी चाहे वहां पे वो स्टडी करे, अपने ऊपर काम करे, हीलिंग करे। हीलिंग वहां पर भी होती है, एस्ट्रल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड, सब जगह होती है। पर मैक्सिमम हमको हीलिंग करनी पड़ती है अर्थ पे आके। तो कॉजल वर्ल्ड में हम आत्माएं सभी लोग रेस्ट करते हैं, मस्ती मारते हैं, पिकनिक मनाते हैं, जो भी है। आप पूरी तरीके से अपने को हील करके फिर साहस जुटाते हो कि ठीक है, अब मेरे जो कर्म का अनबैलेंस है और दूसरी चीजें हैं, उन सबको मैं लेके अब मैं तैयार हूं पृथ्वी पर जाने के लिए। कौशल वर्ल्ड में हमारी ब्लूप्रिंट बनती है अगले जन्म की। हम अपने पेरेंट्स चुनते हैं, अपनी फैमिली चुनते हैं, अपना शहर चुनते हैं, अपना नाम चुनते हैं। नीता मैंने डिसाइड किया है। अगर आपका जो नाम है वो आपने डिसाइड किया है। कभी भी आत्मा किसी दूसरे के नाम को नहीं रखती है। आत्मा जो डिसाइड करके रखती है, उस समय उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उनके में ऐसे थॉट फॉर्म में वो नाम डाला जाता है कि उस बच्चे का नाम वही रखा जाता है जो सोल ने डिसाइड किया था। आप अपने स्कूल डिसाइड करते हैं, अपने कॉलेज डिसाइड करते हैं, फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं, अपने एनिमीज डिसाइड करते हैं। सब कुछ कॉजल वर्ल्ड में एक ब्लूप्रिंट बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अगर अपने घर का नक्शा बनाते हैं अपने आर्किटेक्ट के पास जाके कि यहाँ ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, हम पूरा करते हैं ना, ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये यहाँ से पानी आएगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम घर बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो जब आत्मा पृथ्वी ड्युअलिटी में आ रही है तो वो कितने वर्षों की मेहनत करती होगी, कितना सोच समझ के एक एक चीज को वो डिसाइड करती होगी। बहुत तैयारी से, बहुत उल्लास से, क्या बोलते हैं, उत्साहित होकर हम आते हैं कि ठीक है, हम ये तो कर्मा चुका लेंगे, इससे हम प्यार करना सीख जाएंगे, इसको फॉरगिव भी करना सीख जाएंगे। सब 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 हम एकदम एकदम अपनी कॉलर को उठा के अपने अर्थ पे अपने जन्म की तिथि को चुनते हैं, जन्म के समय को चुनते हैं और
उस समय हम जन्म लेते हैं। पर होता क्या है? होता सिर्फ यही है कि हम यहाँ पर आकर फिर वही माया में फंस जाते हैं, फिर वही मोह में फंस जाते हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, फिर वही बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और हम अपने ऊपर काम करने से बचते रहते हैं। अगर आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है कि हम आत्मा हैं और हमारी इतनी बॉडीज हैं और सब कुछ हमारे हाथ में है, कि इसी जन्म में हम निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या बुरा है? असंभव तो कुछ भी नहीं है। जब मिलारेप्पा ने कर लिया, अंगुलीमाल ने कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम अच्छा ही अपनी कॉन्शियस जन्म को लेकर आएंगे। टाइम तो नहीं है, पर आज मैं ये वाला टॉपिक जरूर आप लोगों को बताऊंगी कि तिब्बत में एक कस्टम होता है बारदोस। बारदोस प्रथा, बारदोस क्या बोलेंगे उसको, कस्टम इसलिए बताया जाता है कि जब कोई इंसान मरने वाला रहता है, देखिए सभी लोग अपने जीवन में फंसे हुए हैं, कमाने में और दूसरी चीज़ों में। किसी को फुर्सत नहीं है ध्यान करने की और आत्मज्ञान लेने की। तो बारदोस में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बारदोस में ये कहा जाता है कि उसके सारे क्लोज रिलेटिव्स उसके पास इकट्ठा होते हैं, उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से आत्मज्ञान देते हैं कि देखो मरोगे तो कॉन्शियसली मरना, बिल्कुल, और कोई मोह मत रखना इस दुनिया में। जो भी तुम्हारे पैसे, बच्चे, प्रॉपर्टी है, इन सब से तुमको जाना है और अगला जो जहां पे तुम जाओगे वो इससे कहीं ज्यादा सुंदर है। जो भी हम आपको आत्मज्ञान दे रहे हैं ना, वो उसको डेथ के 3-4 दिन पहले से देना शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं बारदोस, ताकि मरने के बाद वो अर्थ बाउंड सोल न बने और वो तुरंत रिलीज होकर एस्ट्रल वर्ल्ड में चला जाए। ये तिब्बत में प्रथा है। पर अब तो जब इतनी अवेयरनेस हो रही है, इतने जूम सेशन चल रहे हैं, तो आपको तो घर बैठे आत्मज्ञान मिल रहा है, मिल तो रहा है, सुन भी रहे हैं आप, बहुत प्यारे बच्चों के समान सुनते हैं, पर अपने ऊपर काम कितना करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल बॉडी ठीक हो, आपकी इमोशनल बॉडी प्यूरिफाइड हो, सुनने से कुछ भी नहीं होगा। रीनू जी बहुत ऐसे से मुंडी हिला रही है, बिल्कुल आज समझ गई रीनू जी, है ना? जो भी करना है आपको, सबसे सुप्रीम पावर आपका मेडिटेशन है। बार बार इस सेंटेंस को बोल रही हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि मेडिटेशन के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है आपके लिए। अगर आपको लगता कि सुन के आपको निर्वाण प्राप्त होगा, तो कभी नहीं हो सकता। 10 करोड़ में एक इंसान होता है जो सिर्फ सुनकर मुक्त हो जाता है। होते हैं कई लोग, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, पर 99 लाख 9, क्या कितनी संख्या होगी, एक कम हो जाएगी 10 करोड़ में तो खेम जी, वो जो भी है, समझ गए ना? एक इंसान मुक्त होगा बाकी जितने 99 लाख 900, वो जो समझ गए ना 9999 वाले, वो सबको ध्यान की जरूरत है। 99,99,999। बस बस बस, वो खेम जी बोले वही, है ना? उतने लोग को ध्यान की जरूरत है। सुप्रीम पावर है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आपने नॉनवेज नहीं खाया, ये नहीं खाया तो आप बिल्कुल ठीक से अपनी प्रोग्रेस कर लेंगे। आपकी आज कोई भी नेगेटिव इमोशन आपको मेंटल और एस्ट्रल वर्ल्ड में कई 100 साल तक के आपको स्टक करके रख सकता है और वहां पर आपको नाइटमेयर्स मिलेंगे। इतना सब कुछ हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आज से ही मेडिटेशन आप बढ़ाते जाइए। क्या होता है कि मेडिटेशन करने से हमारा हार्ट चक्र खुलता है। आप लोगों को मैं फंडामेंटल चीज बता रही हूँ। इमोशन सब तरह के हैं, है ना? हम इंसान है तो हेट्रेड भी होगा, जेलेसी भी होगी, कंपैशन भी होगा, सब होगा। पर जब हम बहुत मेडिटेशन करते हैं तो हमारा हार्ट चक्र खुल जाता है। तो जब हमारा हार्ट चक्र खुलता है तो जो हमारे सर्वाइवल इमोशंस हैं, सर्वाइवल इमोशंस मतलब जिसमें फियर भी है, गिल्ट भी है, शेम भी है, जेलेसी भी है, वो जो भी इमोशन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं
आपके हाई इमोशंस में, जिसको मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, हाई इमोशंस की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे आपका हार्ट चक्र खुलेगा, आपका गुस्सा खुद ही क्षमा में बदलने लग जाएगा, आपकी नफरत स्वयं ही प्यार में बदल जाएगी, आपके में कंपैशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। भगवान बुद्ध तो कहते हैं अगर आपको चेक करना है कि मेरा मेडिटेशन सही हो रहा है कि नहीं, तो अपने आचरण को चेक करो। अगर आप में करुणा बढ़ रही है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपका अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो आप सही जा रहे हैं। पॉजिटिव ना, बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि गुस्से वाले हो रहे तो बिहेवियर तो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव बिहेवियर चेंज हो रहा है तो आप सही जा रहे हैं। तो बार बार अपने को इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है और अपने हार्ट चक्र को खोल लेने के बाद आपको ऊपर के चक्र की कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कल आपको चक्र सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से खेमजी समझाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ज़्यादा हो गया है आज, पर धीरे धीरे आप लोग इसको समझते जाएंगे और रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप लोग और समझिएगा। और मैं चाहती हूँ कि अब इसके बाद सीधा हम लोग मेडिटेशन में बैठें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में अगर हम बैठ जाएंगे तो और टाइम लग जाएगा। तो सिर्फ 20 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगी। हम अपने आप को प्यूरिफाइड करें, अपनी बॉडीज को प्यूरिफाइड करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डालें जो हमारे हित में है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार लें। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपके पास बहुत टाइम तक के रहूंगी, बिल्कुल बेफिक्रे रहिए आप लोग। तो चश्मे उतार लें। 20 मिनट का है मेडिटेशन। चाहती तो मैं आधा घंटा, मेरा मन था, पर नहीं हो पाएगा क्योंकि आज 2 चैप्टर्स मैंने एक साथ ले लिए थे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, अपने पैरों को क्रॉस करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने आंखों को बंद करके अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाए। न कोई मंत्र, न कोई जाप, न कोई गुरु, न कोई इष्ट, केवल और केवल आपकी श्वास ही आपका गुरु। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर। न विचारों से लड़ना है, न विचारों से भागना है। आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करने से आपके विचार स्वतः ही चले जाएंगे। अब न कोई सोच है, अब न कोई विचार है। एक गहरी शांति, एक गहरी स्थिरता भीतर सघन होते जा रही है।
ईश्वर की इस पूरे अस्तित्व की कॉस्मिक एनर्जी को आप एक गोल्डन लाइट के बॉल के रूप में कल्पना करिए जो आपके सर के ऊपर है। वो गोल्डन लाइट, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो ईश्वरी ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी है जो उस बॉल से निकलकर सीधे आपके ब्रह्मरंध्र पर जा रही है। वह गोल्डन एनर्जी ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपकी आंखों तक, आपके जबड़े तक, आपके गले से होते हुए आपके कंधों, आपके चेस्ट, आपके हार्ट सेंटर, आपके कमर की तरफ, आपके पैरों की तरफ और आपके तलवों तक जा रही है। आपका पूरा शरीर गोल्डन एनर्जी से भर गया है। यह गोल्डन एनर्जी आपके फिजिकल बॉडी से एथरिक बॉडी की तरफ प्रवाहित हो रही है। आपकी एथरिक बॉडी धीरे धीरे पूरे गोल्डन एनर्जी से भर रही है और एक्सपैंड हो रही है। आपकी एनर्जी बॉडी पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी से भर गई है। आप बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आपके 72,000 एनर्जी ट्यूब्स में भी वो गोल्डन एनर्जी प्रवाहित हो रही है। आपके सातों चक्रा और नाड़ियां शुद्ध होते जा रहे हैं और आपकी एथरिक बॉडी पूर्ण रूप से प्यूरिफाइड हो गई है और गोल्डन रूप में दिख रही है। अब यह कॉस्मिक एनर्जी, यह गोल्डन एनर्जी एथरिक बॉडी से आपकी एस्ट्रल बॉडी की तरफ प्रवाहित हो रही है। आपके एस्ट्रल बॉडी में जितनी भी व्यर्थ की वासनाएं हैं वो विलुप्त होते जा रही हैं। जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं वो भी डिसॉल्व होते जा रहे हैं। गोल्डन एनर्जी के द्वारा अब एस्ट्रल बॉडी में कोई भी नकारात्मक इमोशन नहीं है। अब पूरे
एनिमल किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम और सभी इंसानों के लिए आपके मन में करुणा और प्रेम की भावनाएं हैं। आपकी एस्ट्रल बॉडी जॉय, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन जैसे हाई वाइब्रेशन वाले इमोशंस को समाहित करके रखी है। आज से, अभी से पूरे लोगों के लिए, इस पूरे अस्तित्व के लिए हमारे मन में हमारे इमोशंस प्यार और करुणा से ही भरे हुए रहेंगे। अब यह गोल्डन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा एस्ट्रल बॉडी से प्रवाहित होकर मेंटल बॉडी की तरफ जा रही है और हमारी मेंटल बॉडी पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी से भरते जा रही है। मेंटल बॉडी में जो भी निम्न विचार हैं, जो भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार हैं, वो सारे विलुप्त होते जा रहे हैं। इस जगत के लिए, दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी बहुत अच्छे हितकारी विचार आ रहे हैं। यह हमारी मेंटल बॉडी परहित विचार के कारण, वसुधैव कुटुंबक के कारण उच्च विचार रख रही है और हमारी मेंटल बॉडी प्यूरिफाइड होते जा रही है। यह पूरी तरीके से गोल्डन रूप लेते जा रही है। यहाँ सबके लिए अच्छे और कल्याणकारी विचार हैं। यह विचार ही हमारी भावनाओं को पैदा करते हैं। जितने उच्च विचार होंगे, दूसरों के कल्याणकारी विचार होंगे, वैसे ही हमारे इमोशन भी उच्च होते चले जाते हैं। हमारी मेंटल बॉडी पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है।
अब यह गोल्डन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी मेंटल बॉडी से प्रवाहित होकर कॉजल बॉडी की तरफ जा रही है। हमारे विचार और हमारे भावनाओं को शुद्ध करने के बाद हमारी कॉजल बॉडी बहुत चमकदार हो गई है। यहाँ पर पड़ा हुआ ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो भी संचित कर्मा है वो धीरे धीरे पूरे डिसॉल्व होते जा रहे हैं। यह गोल्डन एनर्जी हमें कर्मों से मुक्त कर रही है, हमारे ज्ञान में वृद्धि कर रही है और हमें उच्च विकसित आत्मा की तरफ अग्रसर कर रही है। अब मैं उच्च विकसित आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ और समझदार आत्मा हूँ जो अपने कॉजल बॉडी को पूरी तरीके से प्यूरिफाइड कर चुकी हूँ और अब आज से अभी से मेरे जीवन का परम लक्ष्य महाकारण एक ही है कि मैं इस पृथ्वी पर पिरामिड जगत, ध्यान जगत और शाकाहार जगत बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाऊं। मेरे सारे विचार, मेरी भावनाएं दूसरों के हित कर के लिए हो और स्वयं के लिए भी। अब इस समस्त ऊर्जा, इस गोल्डन ऊर्जा को अपने हृदय तक लेके आइए। आपका हृदय जहाँ आत्मा का वास है वहाँ पर लेके आइए और कल्पना कीजिए कि आज से आपका हृदय एक गोल्डन पवित्र हृदय के रूप में बदल रहा है। आपका हृदय जो धड़क रहा है वो अब एक गोल्डन पवित्र हृदय के रूप में बदल गया है। आज से
अभी से इसकी हर श्वास, इसकी हर धड़कन से आप दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और शांति ही प्रवाहित करेंगे। अपने आप में संकल्प लीजिए कि आज से जीवन पर्यंत मैं लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार रखूंगी, दूसरों के लिए अच्छे विचार रखूंगी, साथ ही अपने लिए भी मैं करुणा, प्रेम, सब कुछ अच्छी भावनाएं रखूंगी। मेरे शरीर के द्वारा अगर लोगों की सेवा करनी पड़े तो मैं उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लूंगी। यह हृदय प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और शांति से हमेशा हमेशा के लिए भरा रहेगा। इसी भाव को आप कुछ मिनटों तक महसूस करते रहिए, वो गोल्डन पवित्र हृदय जो आपके अंदर धड़क रहा है। आखिरी का 1 मिनट पूरी कृतज्ञता और प्रेम के भाव के साथ। आखिरी के 30 सेकेंड। आखिरी के 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को भी खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने ध्यान के लिए और हमारे बिलवेड गुरु के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज से अपने चारों बॉडीज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। सेवा के द्वारा भी हमारी चारों बॉडीज पे बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। सर्विस का अर्थ ही है प्यूरिफाई योरसेल्फ। जितना हम सेवा करते जाते हैं, हमारी दूसरी चारों बॉडीज साफ होते जाती है, शुद्ध होते जाती है, और कॉजल बॉडी के जो संचित कर्मा हैं वो भी डिसॉल्व होते हैं। हमारा इवोल्यूशन होता है। तो मेडिटेशन और सेवा बेहतरीन टूल है अपने बॉडीज को प्यूरिफाइड करने का। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोगों ने इतने प्यार से सुना। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या वीडियो में थंब कर दीजिए तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना। बाप रे, कितने प्यारे बच्चे हैं। उफ। हाँ श्री कुमार जी। हाँ बोलिए। जब आप ध्यान करती हैं, हाँ, तो ये सब नाम लेती हैं, अंदर से सोचती हैं सभी बॉडीज के बारे में। क्या मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप ठीक से बोलिए, मतलब थोड़ा लाउड बोलिए।
जब आप ध्यान करती हैं मैम, हाँ, तो ये चारों बॉडीज का नाम लेके बोलती है? नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को अभी सिर्फ गाइडेड इसलिए कराया ताकि आप लोग के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि आपको अपनी कौन कौन सी बॉडीज पे क्या क्या काम करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, आनापानसति मेडिटेशन, वहां पे हम चक्रा को भी नहीं देखते, सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहना है, अपने आप हो जाएगा। वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, अपने आप प्यूरिफाइड होते जाएंगी। आपके मेडिटेशन के द्वारा सारी बॉडीज प्यूरिफाइड होती हैं, है ना, तो वो अपने मैम आप। थकान भी होता है ना इसमें? हाँ, इसमें थकान भी होता है ना? थकान? जी, अरे बाबा, थकान नहीं होता है। पता नहीं मुझे तो। मैंने जैसे सुबह किया 5 बजे हाँ, नींद खुल गया, मतलब सो ही नहीं पाई, कुछ फैमिली कोई रिलेटिव एक्सपायर कर गए थे, तो सुबह मैंने किया, उसके बाद मुझे लगा मैं बहुत थक गई हूँ, और फिर मुझे नींद आ गई। नहीं ऐसा? नहीं, सो जाना, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई होगी तो आप सो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर मैं 54 इयर्स में इतना काम करती हूँ, इतने सेशन लेती हूँ, इतना लिखती हूँ, इतने दूसरे काम करती हूँ, तो सिर्फ ड्यू टू मेडिटेशन। नहीं तो जो मेरी कजिन्स हैं वो इतना काम नहीं कर पाती है जितना मैं कर पाती हूँ। कितने देर करना चाहिए मैम? ऐसे तो 3 आवर्स बोलूंगी। ओके, मतलब स्टार्टिंग में 1 आवर से स्टार्ट, अब हमें करना चाहिए, जैसे 20 मिनट करते हैं तो 1 आवर स्टार्ट करना चाहिए, है ना? आपकी एज कितनी है मैम? मैम 34। तो 35 मिनट तो आपको मिनिमम करना चाहिए। मिनिमम, मिनिमम का मतलब कि भाई चलो किसी दिन टाइम नहीं मिला तो 35 मिनट तो आप करोगी। पर अगर आपको हीलिंग चाहिए, आपको कुछ ज्ञान चाहिए या रिकवरी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तब आपको अपनी एज से डबल टिबल बैठना चाहिए। मैम मुझे बहुत सारे डिजीज हैं, लीवर क्या की है? प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, सारे डिजीज। फिजिकल, अच्छा डिजीज है, तो फिर आप कम से कम ना 1.5 से 2 घंटा रोज करिए। किडनी, लीवर, बहुत सारे चीजों का, जब से मतलब डिलीवरी हुई है छोटी बेटी का, हाँ उसके हाँ, बाद ये बहुत सारे, मैं तो अंधी हो गई थी, बट मेरा कल हुआ, उसके बाद आंखें आ गई, अच्छा। और अभी ठीक हूँ, तो हाँ, अभी प्रॉब्लम नहीं तो तो, है। नहीं तो मैडम आप ना क्या करिए, अगर आपको एक साथ बैठते नहीं बनता है ना, तो पहले प्रैक्टिस करिए 35-35 40-40 मिनट बैठने की। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना 15 दिन या 20 दिन के बाद, फिर आप 1-1 घंटा लगातार बैठिए, जब तक कि आप डीप ट्रांस में नहीं जाएंगे। जब ब्रेन वेव्स आपको समझाएंगे हम लोग, तब आपको मालूम चलेगा कि जब तक कि आप ट्रांस स्टेट में नहीं जाएंगे, आपकी सुपर हीलिंग नहीं होगी। सुपर हीलिंग के लिए आपको डीप मेडिटेशन, लॉन्ग आवर्स मेडिटेशन की जरूरत होती है। पर चूंकि आप लोग बिगिनर्स हैं, तो कम से कम 35 या 40 मिनट का एक म्यूजिक प्ले करिए और एक संकल्प कर लीजिए कि जब तक कि ये म्यूजिक बंद नहीं होगा मैं नहीं उठूंगी। तो आपको हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और रेगुलर रहिए, ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज नहीं करना है, आज घर में मेहमान आ गए तो नहीं करना। एक दिन नहीं करना, 4 दिन आप पीछे चले जाते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है रात को, और रात को आप करते हैं तो उस दिन दोपहर को कर लीजिए। टाइम का जरूरी नहीं है कि वही टाइम में आपको बैठना है, पर 24 आवर्स में जो सोल को आपको न्यूट्रिशन देना है वो देना जरूरी है। हाँ? मैम जब करने लगते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा सही हो रहा है, या फिर मैं सही डायरेक्शन पे हूँ, मे बी गॉड हमारे सुन रहे हैं, ऐसा कैसे पता चलेगा? जब मन में खुशी आने लग जाएगी ना, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते में हो। जिस काम में खुशी मिलती है ना, तो वो इंडिकेशन देता है कि सही है। और मैंने क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने क्या बोला है, अगर आपका आचरण नहीं बदल रहा है, अगर आपको करुणा नहीं पैदा हो रही है, तो कहीं ना कहीं चूक रहे हो। तो ऐसा होता नहीं है, मेडिटेशन करिए, सब चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, पर स्लोली होंगी। एक बात और पूछना था मुझे, जैसे हम्म। हमने अपने रिलेशन में, ठीक है, हमारी जिससे नहीं माफ कर सकते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं आपने बोला और हमने किया, तो ऐसा अंदर से लग रहा है कि हमने माफ कर दिया उन्हें, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमें, अगर वो नहीं भी बात करते हैं, तो क्या हमें बात करना चाहिए उनसे?
नहीं, अगर वो या आपके फिर जैसे सामने वो नहीं आता करते है, हम भी इग्नोर करें? हाँ, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कीप डिस्टेंस। पर यदि वो आपके सामने आते हैं तो जो जीसस का गोल्डन रूल है वो मैं जरूर अपनाती हूँ और काफी सालों से अपना रही हूँ कि दूसरों वो के तो साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो, है ना। ओके। तो यदि आपके सामने आते हैं तो आपको कोई द्वेष, कोई किसी भी तरीके से मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैंने इसको माफ किया, अरे नहीं, उसको माफ उसके लिए नहीं किया, आपने अपने लिए किया, अपने सफरिंग से भागने के लिए किया, है ना। तो जैसे वो आए तो आपको कोई बिना पूर्व धारणा के अच्छे से पेश आइए। मैं शुरू से मैंने वो रामायण में पढ़ी थी कि अपने घर आए हुए को कोई अगर नहीं करता है तो उस इंसान को देखने में भी पाप लगता है। तो उस हिसाब से मैं जो आता है और जो जिसको चाहिए मेरा हाँ, सपोर्ट, मैं वो करती हूँ। मैं बस गुड। माफ नहीं कर पाई थी, जो आपने कहा तो मैंने किया। देखिए, अब नीता के कहने पे कोई माफ नहीं कर सकता, मैं बता दे रही हूँ आपको, आप खुशफहमी में लेकिन मत मैम पता रहिएगा। नहीं 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 नहीं, मैं बता रही हूँ ना कुछ आपको। तो मैजिक हुआ है। अरे सुनिए तो सही, अगर मैजिक हुआ है तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से हुआ होगा, बाकी नीता किसी को माफ नहीं करा सकती। आप समझिए, हम अपने आप को इतना धोखा देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे अच्छे फ्रेंड हम अपने आप के हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी हम अपने आप के हैं। बार बार चेक करते रहिए कि मैंने उसको माफ किया कि नहीं। उसकी प्रशंसा कोई आके सुन रहा, आपको बोल रहा है तो सुन पा रहे हैं कि नहीं। जब वो सामने आ रहा है तो आपके कैसे इमोशन जग रहे हैं, खुद को बार बार इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए। और जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, जब आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, मैंने क्या कहा था, इंटेलेक्ट बढ़ेगा, फॉरगिवनेस अपने आप आएगी। क्योंकि तब आपको अपनी खुशी चाहिए ना, अपनी हीलिंग चाहिए। वो जो करना है उसके करने दो बाबा, मुझे अपनी हीलिंग चाहिए। और मैम अगर फ्रेंड सर्कल में किसी के बारे में नेगेटिव बात हो रही है, हम तो नहीं बोल रहे हैं बट सुन तो रहे हैं मैम, वो हाँ, तब जगह भी छोड़ के कर्माज है। हाँ, तब भी कर्माज है, गॉसिप जहर है ना। तो मीन्स क्या करना चाहिए उस टाइम में? हम तो सबको समझा नहीं सकते हैं। नहीं तो और ऐसी जगहों पे मत जाओ। और यदि फोन आ रहा है तो फोन को तो रखने के 100 तरीके हैं। सब शातिर लोग हैं, सबको मालूम है कैसे फोन रख सकते हैं, है ना। कोई आया है, कोई जरूरी काम आ गया, प्लम्बर आ गया, इलेक्ट्रिशियन आ गया, अरे बहुत, सभी बहुत चतुर हैं। मुझे जिससे बात नहीं करनी है ना, तो मैं बहुत आराम से उसको कन्विंस करके फोन रख सकती हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। आप भी होंगे, है ना। मतलब सब नहीं सुनना नहीं चाहिए। नहीं सुनना चाहिए। और ऐसे लोगों को फोन क्यों करना, मत करिए आप ऐसे लोगों को फोन। और यदि आ भी रही है तो आप बात काट लीजिए। और अगर आपकी कोई क्लोज है, जैसे आपकी मदर है ना। कई मदर लोग अपनी बेटी को बहू के बारे में बताएंगी, या बेटा ऐसा चला, या मेड ऐसे चली, होता है ना, ऐसे आदत होती है ना। तो उनको तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि नहीं, अभी ये सब मम्मी बात मत करो, कोई नेगेटिव टॉक नहीं। ऐसे आप समझाओ, सामने वाले को भी रियलाइज कराओ। अगर वो आपके क्लोज हैं तो सासू माँ को नहीं बोल सकते ना आप ऐसी चीजें कि मम्मी निगेटिव टॉक मत करो ऐसा। तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बनोगे सब चीज समझ में आ जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ प्रियंका। नमस्ते आंटी। आंटी पहले तो नमस्ते। सॉरी पहले के लिए। एक्चुअली मैं साथ साथ में ना काम भी कर रही थी, तो मेरी मीटिंग वहां भी चल रही थी, तो मैंने आपको इधर सुन रही थी और मैं वहां ईमेल लिख रही थी, तो वो पंगा हो गया नहीं कोई बात नहीं एक्चुअली। बेटा, मैं अपना हक हाँ, समझ के डांटी ना कि ये बेटा नहीं तुम नहीं थोड़ा नहीं, तो सुनो। मेरे को तो सॉरी बोलना है ना आंटी, आप डांटो कितना भी डांटो, बट वो मेरा एक्चुअली टाइम क्लैश होता है ना। 3:30 बजे जब ये 9 बजे स्टार्ट होता है, मैं मेरा काम 4:30 बजे खत्म हो रहा था, मैं तो उसको दोनों को वो कर रही होती हूँ साथ में। हम्म। तो इसलिए आज एनीवे सॉरी आंटी, अरे वो इट्स नेक्स्ट टाइम ओके, तो। इट्स ओके। हाँ, हाँ। बाय द वे आंटी, जब बता रहे थे सारी बॉडीज के बारे में ऑन दैट, वो लास्ट पॉइंट आया ना जहाँ पे आपने बोला कि कौशल बॉडी पे, जहाँ पे when we हाँ। हम लोग जब वहां पहुंचते हैं एंड वहीं पे हम लोग वो जो ब्लू प्रिंट बनाते हैं हम्म। टू कम बैक हम्म। अर्थ पे, एंड हम लोग ही सब डिसाइड कर रहे हैं। सो हम्म। आदि व्हाट हम लोग जो अर्थ पे जो जो सिनेरियो से गुजर रहे हैं, कि जो हो रहा है लाइफ में विद अदर पीपल और खुद के साथ, वो हमने तो बनाया नहीं, वो डिसाइड तो नहीं किया होगा ना, वो कर्मा से बन के वो जनरेट हो रहा थॉट के साथ में। नहीं देखिए, कुछ चीजें तो हम कर्मा, क्या है कर्मा का, लर्निंग करने आते ना।
तो आप जब आते हैं तो अपने हाँ। कर्मा को चूज करके आते हैं कि ठीक है, मैं इतने गुड कर्मास ले रहा हूँ, इतने बैड कर्मास ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये चीजें करनी है। पर जो 7th 6th लॉ है हमारा, अब जब आप लोग पढ़ेंगे तो हाँ। हर चीज की पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास। जैसे मान लीजिए मेरा एक लवर है, हाँ, और मैं हाँ। उसके साथ बहुत अच्छे से प्यार से रह रही हूँ, पर मैं अपने बिहेवियर के कारण, अपने क्रियामना कर्मा के कारण उसके साथ मिसबिहेव कर रही हूँ और उसके साथ डिस्प्यूट हो गया, है ना। तो मेरे पास दूसरे ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे, मतलब मैं अपने स्पाउस को एक को डिसाइड नहीं करके लाई हूं, मैंने ऑप्शंस मेरे बहुत सारे रहेंगे, हर चीज में पॉसिबिलिटीज हैं हम आदमियों के पास, हर किसी की फ्री विल के पास। कुछ कर्मास आप यही बनाते हैं, जैसे मैंने बोला मैं अपने लवर से लड़ ली और नहीं बात करना है, मुझे नहीं करना है क्योंकि इस जन्म में मैं बहुत एरोगेंट हो गई, हाँ, तो मैंने मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी तो रहेंगी ना, मैं अपने वाइब्रेशन के हिसाब से फिर चूज करूंगी। समझ में आ रहा है प्रियंका तुमको? हाँ, मतलब बेसिकली अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगा तो मेन हम अपने इवेंट्स, अपने चैलेंजेस मेन हम चुन के आते हैं, है ना, कि हाँ। इस आदमी से मुझे पंगा लेना है, ये आदमी मेरा एनिमी बनेगा, ये हम डिसाइड करके लाते हैं। पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अनंत पॉसिबिलिटीज के साथ हमारे को देता है गॉड। किसी दिन और वो सिचुएशन जो भी हाँ, हुई है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे रिएक्ट हाँ, करने का, बट हम गलत तरीका रिएक्ट करके वो सिचुएशन क्रिएट किया, फिर खुद ही भुगते और बाद में आप रियलाइज हुआ कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, फॉरगेट इट और अपना फिर से काम करो, बढ़ाओ और आगे बढ़ो, बेसिकली सिंपल वे में अगर देखे तो। हाँ, जैसे मान लो मैंने अपने लवर से लड़ाई कर लिया और छोड़ दिया, है ना, पर मैं मेडिटेशन करी, मुझे ज्ञान हो गया कि नहीं यार ये मेरा ईगो था, तो मैं अपने कर्मा को फ्री विल के द्वारा सुधार सकती हूँ ना, फिर उसके पास जाके उसको सॉरी बोल के फिर उसके साथ करूंगी, है ना। तो मैंने अपने कर्मा को फ्री विल के द्वारा लर्न पूरा करके बैलेंस कर दिया। जैसे हमारे सेंटर में एक लड़की आती थी, उसने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया था ड्यू टू ईगो। तो जब उसने मेरे से काउंसलिंग करी, बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत कमाती थी, बहुत हाई पेड उसका जॉब था, तो उसको ईगो भी बहुत था। और जब उसको मेडिटेशन और काउंसलिंग हम लोग ने किए तो प्रियंका तुम मानोगी नहीं, सिर्फ 8-9 दिन में वो लड़की अपने घर चली गई वापस, और आज तक के अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। क्योंकि कई बार कोई सोल को 2-3 दिन में ही रियलाइजेशन हो जाता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ। अगर मान लो वो मेडिटेशन में नहीं आती तो उसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी थी ना, वो दूसरी शादी कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? हाँ, है डेफिनेटली, ना। मतलब वो तो चूज किया बेटर हाँ, पाथ। तो हाँ। हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत रहती हैं, पर हम मेन सिनेरियो, मेन इवेंट्स, हर चीज को हम चूज करके आते ही हैं। सो ऑलवेज चूज फॉर द बेटर ऑप्शन, जहाँ पे आप खुद को भी इवॉल्व कर सकते हैं ना, एज अ बेटर पर्सन करके या ना। तो बेटर इन्वॉल्वमेंट के लिए करोगे या कोई हाँ, कर्मा का बैलेंसिंग के लिए करोगे, करने के लिए करोगे जी। है ना। आपको कर्मा को हाँ। भी तो बैलेंस करना है, अगर मैंने किसी को हाँ। दुख दिया है तो उतना दुख तो मुझे लेना ही है। हाँ। और कई बार, जैसे अभी प्री बर्थ प्लानिंग आप लोगों को नहीं समझा है, तो कई बार कुछ एक्सपीरियंस को लेने के लिए भी सोल चूज करती है। जब प्री बर्थ प्लानिंग का पूरा होगा ना सेशन, उसमें देखोगे कि सोल कैसे कैसे खेल खेलती है। मतलब हमको लगेगा कि यार पागल है कि ये क्या क्या चूज कर रही है, एक ब्लाइंड होना, एक मेंटली रिटार्डेड होना, ये कोई सोल चूज करेगी क्या? अगर कर्मा नहीं है तो वो मेंटली रिटार्डेड क्यों चूज करेगी? हाँ, पर देयर मेनी करती है, बेबीज जो बॉर्न डेफिशिएंसी के साथ में ना। हाँ, पर वो चूज करती हैं। ओके। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको नेक्स्ट बर्थ में उस फील्ड में काम करना है। मिशेला करके एक का पूरा जो रॉबर्ट श्वार्ट्ज की जो बुक है ना, उसमें सारे प्रूफ्स दिए हुए हैं कि आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे मेल में बात कर सकते हो। तो मिशेला नाम की जो लड़की थी, उसको मेंटली रिटार्टेड लोगों के ऊपर काम करना था, तो उसने एक बर्थ पहले उसने मेंटली चैलेंज बच्चा बनना स्वीकार किया, उस पेन को, उस सफरिंग को सहा, फिर उसकी डेथ के बाद नेक्स्ट
इनकारनेशन नेक्स्ट में बर्थ वो, में हाँ उसने वैसी नॉर्मल हुई ताकि हाँ उसको लोगों का पेन समझ में आए कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, सो हाँ, तो शी कैन वही फील मैं कह रही बेटर। हूँ कि हर चीज कर्मा के कारण नहीं, कई बार हम कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करके ज्ञान लेने के लिए करते हैं, हमें लगता है कि ये क्या ज्ञान है, पर जी सोल अपने को एक्सपैंड करने के लिए, अपने को इवॉल्व करने के लिए बहुत नए नए खेल खेलता है। तो जी इमोशनल ब्रेकअप है या जो भी है, बहुत से रीजंस होते हैं। जी जो इतने डिवोर्स हो रहे हैं इस दुनिया में, कुछ तो रीजन होगा, है ना? आंटी ईगोज ये तो आई अपने थिंक। ईगोज भी बढ़ा के रखते हैं, टॉलरेंस पावर जी कम है, रीजन ढूंढने जाएंगे तो 100 है, परंतु हाँ, सोल से दूरी सबसे मेन प्रॉब्लम है। सोल से दूरी जी मतलब आपकी टॉलरेंस पावर कम है, आपकी एनर्जी कम है, आप समझ ही नहीं रहे हो जिंदगी को। तभी तो मैंने जी ये सेशन शुरू होने के पहले बार बार बोला, अपनी एनर्जी बढ़ाओ ताकि आप अपनी लाइफ को समझ पाओगे, है ना? जी हाँ निशान जी, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं मेडिटेशन तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा होता है कि हो ही नहीं सकता है मेडिटेशन, ध्यान लगता ही नहीं है, ज्यादा सोच विचार आ जाते हैं। कोई बार है तो वो जैसे लगता है मैं नींद में चला गया हूँ। कोई बार अच्छा होता है तो हेडेक फील होता है, बैक पेन सा होता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैडम, कैसे करे। नहीं, अगर हेडेक हो रहा है ना मेडिटेशन के बाद, तो इट्स अ गुड साइन, आपके ब्रह्मरंध्र ओके में से अच्छे से फ्लो जा रहा है और आपको दर्द देना स्वाभाविक है ना? ओके। तो वो ठीक है, पर जिस दिन आपका नहीं लगता है, तो आप कोई अच्छी चैंटिंग वाला, मंत्रा वाला, आप कोई म्यूजिक लगा लीजिए जो हाँ आपको जी। हेल्प करेगा मेडिटेशन में। हाँ, मैम और मैं यदि सिर्फ मैं ओमकार का ओम जो आता है ना, हाँ वो म्यूजिक लगाता हूँ। हाँ, पर आपको चैंट नहीं करना है सर, है ना? नहीं नहीं, मैं चैंट नहीं करता, हाँ सिर्फ हाँ, ब्लीडिंग पे ध्यान देता हूँ। लेकिन क्या होता है, 2 3 5 मिनट ब्लीडिंग पे ध्यान होता है, फिर बाद से वो ब्लीडिंग से ध्यान हट जाता है। हाँ, स्वाभाविक है ये, तो है ना? हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना सर, तो बिल्कुल हो जाएगा। हाँ और यदि आप लोगों को, हाँ। किसी को भी लगता है कि आज मेरे बहुत थॉट्स आए, तो मेरा तो ध्यान हम्म, लगा नहीं, मेरे तो कर्मास बर्न नहीं हुए, तो गुरुजी ये हम्म, बहुत अच्छी बात बोलता है कि आपका बैठना ही पर्याप्त है। आप जी। जब भी अपने सेंसेस को बंद करके, अपनी उंगलियों को फंसा कर, पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, तब आपके कर्मास बर्न होते ही हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती ही है। ठीक है, हाँ जी मैम। आपका अच्छा हाँ जी ध्यान मैम। नहीं लगा, पर बैठना ही आपको प्रैक्टिस कराते जाएगा, और हाँ तब भी आपके कर्मास जल रहे हैं। तो कभी भी 1 घंटे के मेडिटेशन को अंडर एस्टिमेट मत करिए। हाँ जी मैडम, कोई दिन ऐसा होता है 1 घंटे जब वैसे 1 घंटे का म्यूजिक लगा के बैठता हूँ, मिनट्स में देख लेता हूँ, और 1 घंटे का मेडिटेशन खत्म हो जाए फिर भी उठने का मन नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लग जाता है। और कोई दिन ऐसा होता है कि क्या कुछ पता ही नहीं चलता है, तो 1 घंटा भी कम पड़ता है और 1 घंटा भी ज्यादा लगने लगता है, ऐसा भी होता है। तो ठीक है ना, आप उस दिन चैंटिंग और वो सब कर लिया करिए, चैंटिंग मत करिए करिए, मतलब चैंटिंग का म्यूजिक लगा लिया करिए, तो आपको हाँ जी बेनिफिट मैम। रहेगा। और टाइम मैनेजमेंट, और टाइम टाइम मैनेजमेंट थोड़ा है। देखिए टाइम बिजी शेड्यूल में से ऐसे देखिए, अगर कोई मेरे को टाइम ये मैनेजमेंट बोलता है ना, का कुछ ऐसा एक नहीं सेशन। निशान सर हाँ मेरी बात सुनिए, अगर कोई मुझे कहता है हाँ ना जी कि मैम। मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा ना थोड़ा सा ना, क्या बोलूं, थोड़ा सा दिमाग सटक मैं समझ जाता गया। है ना? मैं हाँ जी इस मैम। दुनिया में आपके पास, किस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, आप बताइए ना? कौन से ऐसे होते लाइफ हैं। के काम हैं जो आपके मेडिटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपकी प्रायोरिटी, आप अपने मेडिटेशन को किस प्रायोरिटी पे रख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक दिन मत हाँ जी नहाइए मैम। ना, एक दिन नहीं नहाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम खाना मत खाइए, टाइम लगता है हाँ जी 15 मिनट मैम। भी खाना खाने में। हाँ जी मैम। अपनी वाइफ से कम बात करिए। जो भी है, आप अगर चाहो तो इस दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा और उसको टाइम नहीं मिलेगा।
मैंने कल हाँ भी जी मैम। कहा था कि अपने नींद के टाइमिंग को कम कर दीजिए, जहां 6 घंटा सो रहे हैं वहां 5 घंटा सोइए, जहां 5 घंटा सो रहे हैं 4 घंटा सोइए, पर मेडिटेशन मस्ट। आप प्रायोरिटी फर्स्ट ऊपर में मेडिटेशन को रखिए, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी निशांत हाँ जी। नहीं बोलिएगा कि मुझे टाइम नहीं मिला। आप अपनी सोल को वीक कर रहे हैं ये बताकर कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपकी सोल फिर से वही काम करेगी कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो आपके पास टाइम है, पर आपका मन आपके बुद्धि से ज्यादा एक्टिव हो गया है। ठीक है, चलिए याशिका जी अनम्यूट करिए अपने को, हाँ जी मैम। है ना। कल से और अपने को स्ट्रॉन्ग करिए आप। मैं कभी कभी चिल्ला देती हूँ, पर हाँ जी मैम। हाँ जी। मैं भी थोड़ा सा वो हो जाती नहीं, हूँ। थैंक यू। आप अपना समझ के हाँ, ना 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 ना, आप हाँ। अपना समझते इतना वो हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने फ्रेंड समझ के ना मैम बिल्कुल इसीलिए और डांट एक देती हूँ। बात पूछनी थी। हाँ नहीं, हम तो बच्चे हैं बस मैम, आप हमारे है बस। और मैम एक बात पूछनी थी आपसे, प्राइवेट में कॉल करना तो कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ? मैं 12 से 3 उठाती हूँ बाहर के कॉल्स, उसके बाद नहीं उठाती हूँ, है ना। ओके मैम। और ओके मैम। फोन करने के पहले एक ओके बार मैम। मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपसे मैसेज बात कर, कर। हाँ मैम, वो तो मैं मैसेज करके फोन करूंगा मैम। हाँ हाँ ठीक है। याशिका जी मैंने आपको 2-3 हाँ बार जी, हाँ भेजा जी। था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निशान जी। कहाँ गई याशिका जी? थैंक यू। कहाँ गई हैं याशिका जी? मुझे तो नहीं दिख रही हैं। खेम जी दिख रही हैं क्या आपको? मैंने 2 बार नहीं, उनको अनम्यूट करने के लिए भेजा और मेरे ख्याल से वो एग्जिट कर गई हैं क्या? एग्जिट कर गई शायद। जबकि मैंने 2-3 बार उनको भेजा है करने के लिए। चलिए लेफ्ट हो ठीक गई। है। और किसी को कुछ बात करनी हो? किसी को बात करनी है या मीटिंग लीव करे? 11 बज रहा है।